हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। मैं धनराज कुमार स्काई टीचिंग सेंटर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी दोस्तों का स्वागत करते हैं। चलिए आज कुछ हम मोस्ट इम्पॉर्टेंट सीटेट के PYQ करते हैं जो कि आपको काफ़ी हेल्पफुल होगा। तो हमारा पहला ही गद्यांश है, ब्रह्मपुत्र हिमालय के उस पार का सारा पानी लेकर असम से होती हुई पश्चिम की ओर आती है और गंगा इस ओर से पूर्व की ओर बढ़ती है। उनकी आमने सामने भेंट कैसे हो, कौन किसके सामने पहले झुके, कौन किसे पहले रास्ता दे। अंत में दोनों ने तय किया कि दोनों ओर दाक्षिण्य धारण कर सरितपति के दर्शन के लिए जाना चाहिए और भक्ति नम्र होकर जाते जाते कहा, संभव हो रास्ते में एक दूसरे से मिल लेना चाहिए। इस प्रकार गोवालंदी के पास जब गंगा और ब्रह्मपुत्र का विशाल जल आकर मिलता है तब मन में संदेह पैदा होता है कि सागर और क्या होता होगा। विजय प्राप्त करने के बाद कसी हुई सेना भी जिस प्रकार अव्यवस्थित हो जाती है और विजयी वीर के मन में आए वैसे जहाँ तहाँ घूमते हैं, उसी प्रकार का हाल इसके बाद महान नदियों का होता है। अनेक मुखों द्वारा वे सागर में जाकर मिलती हैं। प्रत्येक प्रवाह का नाम अलग अलग है और कुछ प्रवाहों में तो एक से अधिक नाम हैं। गंगा और ब्रह्मपुत्र एक होकर पद्मा का नाम धारण करती है। यही आगे जाकर मेघना के नाम से पुकारी जाती है। तो ये था आपका गद्यांश। तो आइए देखते हैं इसमें क्या क्वेश्चन है। आपका पहला ही क्वेश्चन बोल रहा है, सरितपति के दर्शन के लिए जाना चाहिए। वाक्य से क्या तात्पर्य है। सरितपति का अर्थ होता है सरिता का पति, अर्थात सरिता मतलब नदी, नदी का पर्यायवाची, नदी का ही पति अर्थात कौन है, समुद्र। तो आपके गद्यांश में आपका होगा कि उन्होंने रास्ता और ब्रह्मपुत्र का सरितपति के दाक्षिण्य धारण करने के लिए सरितपति के दर्शन के लिए जाना चाहिए। तो नदी के दर्शन के लिए नहीं, बिल्कुल नहीं। झील के दर्शन के लिए बिल्कुल नहीं जाना चाहिए। पृथ्वी के दर्शन के लिए बिल्कुल नहीं। तो आपका हो गया सरितपति का दर्शन अर्थात सरितपति के दर्शन के लिए जाना चाहिए, अर्थात समुद्र के दर्शन के लिए जाना चाहिए। आपका आंसर हो जाएगा बी। आप देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि सरितपति का क्या अर्थ होता है। सरितपति का क्या अर्थ होता है। सरितपति का अर्थ अभी हमने आपको बताया कि सरितपति का अर्थ होता है कि समुद्र। सरित यानी सरिता का पति। सरिता का पति कौन होता है, समुद्र होता है। तो सरिता की उत्पत्ति बिल्कुल नहीं होगी, सलिल की उत्पत्ति बिल्कुल नहीं होगी, सरी की उत्पत्ति बिल्कुल नहीं होगी। सरिता का स्वामी अर्थात नदी का स्वामी। तो आपका आंसर हो जाएगा 3। तो 2 क्वेश्चन हमने कर लिया। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है। हमारा तीसरा क्वेश्चन है कि गंगा और ब्रह्मपुत्र का संगम यानी मिलन कहाँ पर होता है। गंगा और ब्रह्मपुत्र का मिलन कहाँ पर होता है, का संगम कहाँ होता है। तो आइए देखते हैं इसका, हम अपने गद्यांश में ढूंढते हैं कि इसका संगम कहाँ पर होता है। हम गद्यांश पढ़ेंगे। गंगा और ब्रह्मपुत्र, देखो गोलबंदी में, पोरबंदर में, गंगा सागर में, गोवालंदी में। तो हमारा यही है कि और भक्ति और नम्र हो जाते हैं जहाँ संभव हो रास्ते में एक दूसरे से मिल लेना चाहिए। इस प्रकार गोवालंदी के पास आकर
कहाँ पे? गोवालंदी के पास आकर ब्रह्मपुत्र का विशाल जल मिलता है। कहाँ पे? गोवालंदी। तो हमारा आंसर कहाँ है? दूसरा है गोवालंदी। पोरबंदर में नहीं, गंगा सागर में नहीं, गोलबंदी में बिल्कुल नहीं। हमारा आंसर हो जाएगा बी। चलते हैं नेक्स्ट। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है? अगला क्वेश्चन है कि कसी हुई सेना से क्या तात्पर्य है? कसी हुई सेना से क्या तात्पर्य है? कसी हुई सेना का तात्पर्य होता है तंग हुई सेना, बिल्कुल नहीं। खड़ी हुई सेना, बिल्कुल नहीं। अव्यवस्थित सेना, बिल्कुल नहीं। सेना व्यवस्थित होगी। कसी हुई सेना का मतलब हो कि सेना युद्ध के लिए जाने के लिए तैयार हो, सज्ज हो, सुसज्जित हो। तो हमारा आंसर, पहला ही आंसर सही हो जाएगा, युद्ध के लिए सज्ज हो। आपका 4 का आंसर हो जाएगा पहला। चलते हैं अगला क्वेश्चन आपका क्या कहता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अनेक मुखों द्वारा वे सागर में जाकर मिलती हैं। रेखांकित वाक्यांश से क्या तात्पर्य है? कि क्या तात्पर्य है? नदियों के अनेक मुख हैं, दोनों नदियां अनेक धाराओं वाली हैं, दोनों नदियां समुद्र में मिलने के पश्चात धाराओं में बट जाती हैं, दोनों नदियां अनेक धाराओं में बट जाती हैं। तो हमारा क्या गद्यांश क्या कह रहा है कि दोनों नदियों के अनेक मुख हैं। ऐसा तो हमारे गद्यांश में कहीं दिखा नहीं नदियों के अनेक मुख हैं। दोनों नदियां समुद्र में मिलने के पश्चात, समुद्र को मिलने के बाद तो एक ही हो जाती हैं, उसमें थोड़ी तब बट जाएगा। समुद्र में मिलने के बाद जितनी भी नदियां रहेंगी, 2 नदियां रहे या 10 नदियां रहे, सब समुद्र के मिलने के बाद एक ही हो जाती हैं। तो ये भी नहीं होगा। दोनों नदियां अनेक धाराओं में बढ़ जाती हैं, ये भी नहीं होगा। अनेक धाराओं में नहीं हो जाती हैं। आपका आंसर हो जाएगा दोनों नदियां अनेक धाराओं वाली हैं। उसकी जो धारा है, उसकी धारा नहीं होता है, जो प्रवाह वो अलग अलग सी होती है। तो 5वां का हो गया क्वेश्चन आपका, दूसरा आंसर सही हो गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कहता है। क्वेश्चन आपका 5वां क्या, 6ठा क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि गंगा और ब्रह्मपुत्र आपस में संगम के पश्चात के नाम से जानी जाती हैं। यानी किस नाम से जानी जाती हैं? किस नाम से जानी जाती है? आपका यहीं पे क्वेश्चन पुटअप हो गया कि किस नाम। तो आपको गद्यांश पड़ता है, गंगा और ब्रह्मपुत्र एक होकर पद्मा का नाम धारण कर लेती हैं। किसका नाम धारण कर लेती हैं? पद्मा का। तो आपको पद्मा कहाँ है? गंगा का बिल्कुल नहीं, हुगली का बिल्कुल नहीं, मेघना का बिल्कुल नहीं होगा। आपका आंसर हो जाएगा 3, पद्मा का नाम धारण कर लेती हैं, जो कि आपके गद्यांश में सीधा लास्ट वाली लाइन में आपको देखना है, वहीं पर मिल जाएगा। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि विजय का सटीक शब्द, विलोम शब्द क्या है? विजय यानी जीत। विजय का सटीक विलोम शब्द आपसे पूछा। इसमें आपको गद्यांश में जाने की जरूरत ही नहीं है, इतना तो आपको खुद से ही पता लगाना है। विजय का पराजय, जीत बिल्कुल नहीं होगा, जय बिल्कुल नहीं होगा, हार बिल्कुल नहीं है। विजय का जो सटीक विलोम शब्द होगा वो क्या होगा? पराजय। आपको जो गद्यांश है उसमें से सबसे उचित आंसर चुनना होता है। ऐसा नहीं कि आप अपने मन से कुछ भी लगा सकते हैं। तो आपका इसका विजय का सटीक हो जाएगा, विजय का होता है मतलब जीत, जीतना का हार, जो विजय का विलोम शब्द होता है वो पराजय होता है। ठीक है, हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि अव्यवस्थित में प्रत्यय है। अव्यवस्थित में प्रत्यय है, इसमें भी आपको गद्यांश ढूंढने की जरूरत नहीं है, ये आपका व्याकरण से सवाल आया हुआ है। तो अव्यवस्थित में कौन सा प्रत्यय है? अव्यवस्थित में यदि आपको पूछे तो अप्रत्यय है और अ उपसर्ग है और बी उपसर्ग है। इसमें 2 उपसर्ग हुए हैं, तो हमसे उपसर्ग पूछा नहीं गया है, हमसे पूछा गया है प्रत्यय। प्रत्यय कौन सा होता है? जो प्रत्यय होते हैं शब्दांश, ये शब्दांश होते हैं और शब्द के अंत में लगते हैं, जो कि आपका थित, ये प्रत्यय कोई है नहीं। अ आपका उपसर्ग है, त है नहीं,
उपस्थित लास्ट में इत आ रहा है तो हमारा क्या हो जाएगा, इत प्रत्यय हो जाएगा। यदि इसी में उपसर्ग होता तो या तो अ उपसर्ग हो जाता या तो बी, इसमें दो उपसर्ग से मिलकर अव्यवस्थित बना हुआ है। बातें समझ में आई? तो चलते हैं, आपका आंसर हो गया फोर्थ, इत प्रत्यय लगा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इसमें से कौन सा उपसर्ग नहीं है, कौन सा प्र उपसर्ग नहीं है? इसमें से देखो उपसर्ग तो सभी में है, बट किसमें, किस क्वेश्चन में आपका कौन सा प्र उपसर्ग नहीं है? आपका प्रवाह है, आपका प्रवाह है, और प्रचार है, प्रमोद है, और प्रत्येक है। प्रत्येक में जबकि आपके प्रवाह में प्र उपसर्ग है, आपको दिखाई देगा, और प्रचार में प्र उपसर्ग है, प्रमोद में भी प्र उपसर्ग है, जबकि प्रत्येक में आपको प्रति उपसर्ग है। क्या है? प्रति उपसर्ग। और यह यण संधि का उदाहरण है, प्रति प्लस एक होता है प्रत्येक का। यदि आप संधि में जाएंगे, इसी में यदि संधि पूछ लिया जाता तो आपका यण संधि हो जाता। कौन सा संधि हो जाता? यण संधि, जो कि स्वर संधि का ही एक भाग है यण संधि। वो आपसे संधि पूछा नहीं, आपको प्र उपसर्ग से कौन सा शब्द बना नहीं है ये पूछा है। तो आपका प्रत्येक जो है वो प्रति शब्द से बना हुआ है, न कि प्र उपसर्ग से बना हुआ है। ठीक है, आगे चलते हैं आपके अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन क्या बोलता है? हमारा अगला क्वेश्चन आ गया, हमें एक गद्यांश नहीं, एक पद्यांश आ गया। हम पढ़ते हैं, पहले पद्यांश को पढ़ेंगे, उसके बाद उसमें क्या करेंगे, आंसर ढूंढेंगे। तो आपका है कि ये बच्चे उतने नहीं कि कभी कभी ढूंढ ये बच्चे उतने नहीं कि कभी कभी ढूंढ सके हम अपना बचपन। इनकी उम्र तो इनकी असल उम्र से ज़्यादा लगती है। कभी कभी तो हमसे भी ज़्यादा इनकी आत्माओं में गौरैये के घोंसले नहीं, बल्कि इन चीज़ों के बारे में हमसे ज़्यादा जानते हैं कि हम जिन तकनीकी उपकरणों के सामने पहुँचते हैं, अचकचा कर ठिठक जाते हैं, कुंठ होकर बिना किसी हिचक के दबाना शुरू कर देते हैं। उसके बटन न कोई घबराहट, न कोई गलती हो जाने की आशंका होती है। विश्वास से भरे हैं इनके चेहरे, जिन रास्ते की इन्हें खबर नहीं, उन्हें भी खोज लेते हैं। कहने का तात्पर्य है कि ये जो आजकल के बच्चे हैं वो पहले के ज़माने के बच्चे से आजकल कहीं कुछ ज़्यादा ही एडवांस हैं, उसके बारे में कवि कह रहा है। तो आपका अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि इनकी आत्माओं में गौरैये के घोंसले नहीं हैं। इस वाक्य से क्या आशय है, यानी क्या अभिप्राय है? तो आपका आंसर है, आपका क्वेश्चन है, बच्चों को किस तरह का ज्ञान नहीं है? बच्चों में मासूमियत नहीं रह गई है। बच्चे गौरैये का घोंसला नहीं पहचानते हैं। बच्चे जंगलों में घूमना पसंद नहीं करते हैं। ऐसा नहीं है, आपको बच्चे जंगलों में घूमने के लिए तो वो तो ज़्यादा ही पहले ही एक्साइटेड हो जाते हैं घूमने के लिए। तो बच्चे को किस तरह का ज्ञान नहीं है, ऐसा आपके इसमें है नहीं, कुछ भी नहीं है। बच्चे गौरैये घोंसला नहीं पहचानते, बिल्कुल पहचानते हैं। बच्चों जंगलों में घूमना, अरे बिल्कुल घूमना पसंद करेंगे, वो घूमने क्यों नहीं जाएंगे, वो तो घूमने में और आगे होते हैं। तो बच्चों की मासूमियत नहीं रह गई है। इसमें कहने का मतलब है जो आजकल के बच्चे हैं वो मासूम नहीं रह गए हैं। आजकल 5G ज़माने के ज़माने से क्या हो गए, एक्सपर्ट हो गए हैं, हम लोगों से ज़्यादा एक्सपर्ट हो गए हैं। तो वही बच्चों में मासूमियत नहीं रह गई। आपका आंसर हो जाएगा बी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला आपका गद्यांश क्या कह रहा है? कवि के अनुसार आज के समय के बच्चे में हम अपना बचपन क्यों नहीं देख सकते हैं? अपना बचपन क्यों नहीं देख सकते हैं? कवि कह रहा है कि आजकल के जो बच्चे हैं उसमें हम अपना बचपन क्यों नहीं देख सकते हैं, क्यों नहीं देख सकते हैं? तो इनकी शारीरिक
गठन हमारी पीढ़ी से बिल्कुल भिन्न भिन्न है। शारीरिक गठन यानी शारीरिक बनाव ऐसा कुछ भी नहीं है। ये बचपन में झांकने की अनुमति नहीं देते हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये हमारी पीढ़ी वाले खेल नहीं खेल सकते हैं, इनकी भाषा हमसे बिल्कुल भिन्न है। तो इसमें कह रहा है कि हम जब जिन तकनीकी उपकरणों के सामने पहुंचते हैं अचकचाकर ठिठक जाते हैं। ये कुंठ होकर किसी भी हिचक के साथ दबाना शुरू कर देते हैं। इनके उसके बटन का कोई घबराहट न कोई गलती की आशंका होती है। कहने का मतलब ये है कि ये हमारी पीढ़ी वाले खेल नहीं खेल सकते हैं। ये आजकल के जो बच्चे हैं वो उनको मोबाइल फ़ोन या कोई और अच्छा गेम वो ज़्यादा खेलने गए। पहले के ज़माने के खेल बोल दो खेलने के लिए तो वो नहीं खेल सकते हैं। तो ऐसा इस पद्यांश में कहा गया है। ये भी आंसर नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, आपका आंसर हो जाएगा सी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? आज के बच्चे किन चीज़ों के बारे में हमसे अधिक जानते हैं? जो आजकल के बच्चे हैं वो किसके बारे में जानते हैं? हम जिन तकनीक उपकरणों के सामने पहुंचने से अचकचाकर ठिठक जाते हैं, कुंठ होकर, लेकिन जो यही बच्चे हैं कुंठ होकर बिना किसी हिचक के दबाना शुरू कर देते हैं। पक्षियों का रहन सहन से बिल्कुल नहीं, ये अधिक हमसे जानते हैं। वयस्कों से बिल्कुल नहीं, अपना इतिहास बिल्कुल नहीं। तकनीकी उपकरणों के प्रयोग के बारे में जो आजकल के बच्चे हैं वो हम लोगों से क्या है, कुछ एक्स्ट्रा ही ज़्यादा जानते हैं। चलते हैं, आपका अगला क्वेश्चन कह रहा है जिन रास्तों की इन्हें खबर नहीं है कवि किन रास्तों की ओर संकेत कर रहा है? कि इन बच्चों को किस रास्ते के बारे में खबर नहीं है, यानी पता नहीं है। तो हमारा जो रास्ते विद्यालय की ओर जाते हैं बिल्कुल नहीं, ये जिस तकनीक से अभी अपरिचित हैं, ये ब्रह्मांड की रहस्य से बिल्कुल नहीं, वयस्कों की कार्यशैली से बिल्कुल नहीं, ये जिस तकनीक से अभी भी अपरिचित हैं, ये ऐसे कुछ तो थोड़ी बहुत तकनीक बची हुई है, उसी से क्या है, ये अपरिचित हैं। चलते हैं अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है? ये बोल रहा है, ये आपका व्याकरण का सवाल हो गया कि नीचे दिए गए शब्दों में कौन सा शब्द भिन्न है। ये जो नीचे दिए गया शब्द है, कुंठ है, कुंठा है, कंठ है और कुंठित है। तो आपका इसमें से कौन सा भिन्न है, आपको कौन सा अलग शब्द है ये ढूंढना है। आपको इसमें से कौन सा शब्द अलग है? कुंठ बिल्कुल नहीं, कुंठा बिल्कुल नहीं, कुंठित बिल्कुल नहीं। ये जो कंठ है आपका यही क्या है, थोड़ा सा अलग है, क्योंकि ये सभी विशेषण है और जो कंठ है वो आपका क्या है, संज्ञा है। इसके आधार पे आप इसको अलग कर सकते हैं। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। आपका अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? अचकचाकर ठिठक जाते हैं रेखांकित शब्द से क्या अर्थ है? अचकचाकर ठिठक जाते हैं का क्या अर्थ है? अचकचाकर ठिठक जाते हैं का अर्थ क्या है? अचकचाकर ठिठक जाते हैं का मतलब होता है अचंभित होकर, जुझलाकर, हड़बड़ाहट कर। नहीं, ये क्या है, घबरा कर। कोई भी किसी के लिए घबरा कर क्या होते हैं, ठिठक जाते हैं, अर्थात रुक जाते हैं। इसका हो जाएगा फोर्थ क्वेश्चन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आपका अगला सवाल क्या बोल रहा है? अच्छा, अगला एक और आपका गद्यांश आ गया जो कि है, हमारा जीवन पाखंडमय बन गया है और हम इसके बिना नहीं रह सकते हैं। अपने सार्वजनिक जीवन अथवा निजी जीवन में कहीं भी देखें, हम एक दूसरे को छलने की कला का खुलकर उपयोग करते हैं। इसके बावजूद यदि विश्वास करते हैं कि हम ऐसा कुछ भी नहीं कर रहे हैं, हम इस प्रकार का भाषा का प्रयोग करते हैं जिसकी उस अवसर पर कोई आवश्यकता नहीं होती है। हम किसी भी बात को जानते हुए भी वह सही अथवा सत्य नहीं है, लेकिन उसके प्रति निष्ठा या विश्वास इस तरह प्रकट करते हैं जैसे हमारे लिए वही एकमात्र सत्य है। हम
सब इसलिए सरलता से कर लेते हैं क्योंकि आज पाखंड और दिखावा हमारे जीवन का एक अभिन्न अंग बन गया है। आज हम में से अधिकांश लोगों की स्थिति मुंह में कुछ और मन में कुछ और वाली बन गई है। कहने का मतलब ये है, हमारा गद्यांश ये कह रहा है कि आजकल जो है दिखावे की दुनिया कुछ ज़्यादा ही हो गई है, और पाखंड मतलब दिखावा, आजकल रहता कुछ है और दिखाते कुछ हैं, और सामने आपसे कुछ और बोलेंगे और पीठ पीछे आपके कुछ और बोलेंगे, वही इस गद्यांश में कहा गया है। तो आइए देखते हैं इसका क्वेश्चन। छलने की कला का प्रयोग हम किस प्रकार उपयोग करते हैं? कि आवश्यकता अनुसार, पूरी निष्ठा से, बिल्कुल नहीं। इसमें हम आपका क्वेश्चन में इसमें जाएंगे कि हम एक दूसरे को छलने का कला का खुलकर प्रयोग करते हैं, यही लाइन में आपका है खुलकर प्रयोग करते हैं। तो आपको देखना बिल्कुल नहीं, पूरी निष्ठा से बिल्कुल नहीं, सरलता से बिल्कुल नहीं, किससे? खुलकर। आपका आंसर हो जाएगा 4th। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? हमारा अगला क्वेश्चन है, मुंह में राम बगल में छुरी, इसका क्या अर्थ है? इसमें किस वाक्य से पता चलता है? कहने का मतलब है कि आपके सामने तो खूब अच्छा मीठा मीठा बोलते रहते हैं, बट आपके पीछे ही आपको कुछ न कुछ मारने की या आपके बारे में अशब्द कहने का कुछ न कुछ साजिश चलती रहती है। तो यही बोला, इस प्रकार की भाषा का प्रयोग हम करते हैं कि अवसर पर कोई आवश्यकता नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। मुंह में कुछ और मन में कुछ और, इनके छलने की कला का खुर का उपयोग करते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये एक मुहावरा है, इसका अर्थ हो रहा हमारी जीवन पाखंडमय बन गया है और हम इसके बिना नहीं रह सकते हैं, ऐसा नहीं। इसका मुंह में कुछ और मन में कुछ और, कहने का मतलब है सामने कुछ और पीठ पीछे कुछ और। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, 2nd नंबर। चलते हैं अगला क्वेश्चन। अब हमारा क्या कह रहा है? हमने जीवन का अभिन्न अंग किसे बनाया है? हमने जीवन का अभिन्न अंग किसे बनाया है? तो हमारा है क्वेश्चन, हमारे गद्यांश में है, क्योंकि आज पाखंड और दिखावा हमारे जीवन का एक अभिन्न अंग बन गया है। ये जो पाखंड है और झूठीधारी दुनिया है, वो हमारे एक जीवन का अभिन्न अंग बन गया है। क्या है? निष्ठा, विश्वास बिल्कुल नहीं, भाषा को बिल्कुल नहीं, सरलता को बिल्कुल नहीं, पाखंड और दिखाने को हम अब क्या बना लिए हैं? अपने जीवन का एक अभिन्न अंग बना लिए हैं। क्योंकि जितना ही लोग आजकल क्या होता है कि हम सोचते हैं कि हम जितना दिखाएंगे उतना ही बड़ा बनेंगे, बट ऐसा होता नहीं है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? यह जानते हुए कि गलत बात है, हम उसके प्रति निष्ठा क्यों प्रकट करते हैं? क्योंकि दूसरे को छलना चाहते हैं, असत्य को सत्य में बदलना चाहते हैं, पाखंड और दिखावा हमारे जीवन का अभिन्न अंग बन गया है, हम दिखावा करना चाहते हैं। तो हमारा क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि हम जानते हैं कि ये गलत बात है, फिर भी उसके प्रति निष्ठा, विश्वास और प्रकट क्यों करते हैं? क्योंकि ये हमारा जो जीवन है, पाखंड और दिखावा हमारे जीवन का ये अभिन्न अंग बन गया है। इसी के कारण ये हम जानते हुए गलत बात है, फिर भी हम उसको करते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? गद्यांश का उपर्युक्त शीर्षक क्या है? आज का 20वां क्वेश्चन है कि गद्यांश का उपर्युक्त शीर्षक क्या है? सार्वजनिक जीवन बिल्कुल नहीं है, दिखावा बिल्कुल नहीं है, निष्ठा और विश्वास बिल्कुल नहीं है, पाखंड और आधुनिक जीवन का सत्य। आधुनिक यानी आज का जीवन का सत्य, जो आज के ज़माने में हम जी रहे हैं उसी का जीवन का सत्य बोल रहा है। तो ये हमारे आज के कुछ 20 क्वेश्चन थे। तब तक इसके लिए, इसके बाद बस करते हैं, आज के लिए बस इतना ही। तब तक देखते रहिए और पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए और चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। जय हिंद।